हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में टैक्सेशन लॉ को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। ये जो टैक्सेशन लॉ है ये आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 में 4 नंबर का वेटेज रखता है, यानी कि 4 नंबर के सवाल टैक्सेशन लॉ से पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स भी इसमें कवर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसमें कवर होता है, यानी जीएसटी भी इसमें कवर होता है। तो आज की वीडियो में मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके EIB के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पीडीएफ में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे सवाल मिल जाएंगे और आपके EIB के एग्ज़ाम में आपको 2 बेरेक्ट लेके जाना है, एक इनकम टैक्स का और एक जीएसटी का। तो होता क्या है, 2 नंबर के सवाल जो होंगे वो आपके डायरेक्ट ही पूछ लेगा बेरेक्ट से, और बाकी के 2 नंबर के जो सवाल होंगे वो आपके कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा। तो ये पीडीएफ आपके लिए सफिशिएंट होगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया था? देखो, जीएसटी जो होता है ना वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पे नहीं करना होता है गवर्नमेंट को, या किसी गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है। तो जैसे हम आपको समझाते हैं कि कोई कमाए ना कमाए लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करेगा ही। डायरेक्ट टैक्स वो पे करता है जो जिनके मनी सोर्सेज होते हैं, इनकम सोर्सेज होते हैं, जो कमाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कमाते हैं, वो जैसे स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, वो जैसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे। हालांकि गुड्स को आप खरीदोगे तो उनमें लिखा हुआ होता है कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज। तो अब से लेकर के बचपन से लेकर के अब तक कितने ही आपने इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा। कोई भी गुड्स आप खरीदते हो, सामान खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, उस पर टैक्स इंक्लूसिव होता है, यानी कि जुड़ा हुआ ही होता है। तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपने 10 रुपये के बिस्किट को खरीद लिया, टैक्स दे दिया, पेन खरीद ली, टैक्स दे दिया, बैग खरीद लिया, टैक्स दे दिया, कपड़े खरीद लिए, टैक्स दे दिया। यहाँ तक कि आप जीएसटी को तो हर जगह देख सकते हो। तो जाने अनजाने कितना ही आपने टैक्स दिया होगा इनडायरेक्ट वे में। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया था? तो जीएसटी आया था अपने भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये तो आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी को कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। और ये जो जीएसटी है ये पहले हमने लागू किया था आसाम में, तो इसका सही आंसर होगा आसाम। मैं आपके जो सवालों के साथ में पूरे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करूंगा कि शायद आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस क्या करना है, जुड़े रहना है वीडियो के साथ में, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी का मॉडल किस देश के अनुसार बनाया गया था? जीएसटी का मॉडल बनाया गया था, मैं आपको सीधे ही आंसर बताऊंगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर डायरेक्ट आंसर मत बताया कीजिए, हमको टाइम दीजिए बताने के लिए। अब जब आपका मॉक टेस्ट होगा तो आप अपना खूब टाइम ले लेना, अपने आंसर कमेंट में बता देना, अभी आप पढ़ लो बस। जीएसटी का मॉडल अपनाया गया है कनाडा से, तो कनाडा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। वैसे सबसे पहले किस देश में जो जीएसटी है वो लागू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले जीएसटी आया था फ्रांस में, फ्रांस से ही अपने पास में आया है, तो ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो पहला जो देश था वो था फ्रांस, जिसने जीएसटी को लागू किया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सीधे ही ये आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट से नहीं पूछे जाएंगे, सीधे आपको ध्यान में रखना, याद रखना है आपको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी कानून के तहत अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? जीएसटी अगर कोई व्यक्ति पे नहीं करता है या जीएसटी की चोरी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है 5 साल का, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक, अब इसको हम कह सकते हैं
ये बिल है, एक तरह का अमेंडमेंट बिल है, जिसका जो नंबर था वो 122वां था, जो पेश किया गया था 2016 में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो बिल था ये पेश कब हुआ था, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2017 में इसको जीएसटी एक्ट पास होकर के लागू कर दिया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 122वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो ये जो अमेंडमेंट बिल था ये कब एक्ट बना? तो ये एक्ट बना था 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी असेंट दे दी थी, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी थी, असेंट दे दी थी। तो 8 सितंबर 2016 को इनेक्ट हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, इनेक्टमेंट डेट अलग होती है, पारित होने की तिथि अलग होती है। यानी कि पारित तब होता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, लागू तब होता है जब पार्लियामेंट उसे लागू करती है। तो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, लेकिन बना कब था? 8 सितंबर 2016 को। ये दोनों बातें आपको, दोनों डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? जीएसटी का उल्लेख विच आर्टिकल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू जीएसटी? तो जीएसटी के बारे में प्रावधान जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 269A में भी दे रखा है, तो ऑप्शन ए, और आर्टिकल 279 में भी दे रखा है। तो अब इसमें तो कैसे जा सकते हैं कि अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? आर्टिकल 269A में दे रखा है आईजीएसटी के बारे में, और आर्टिकल 279 में दे रखा है ये जो आपके जीएसटी काउंसिल जो होती है उसके बारे में प्रोविज़न दे रखे हैं। तो इसका तो आंसर मिस टाइप हो गया वैसे, लेकिन मैंने आपको डिटेल में ही बता दिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मत जाना, बस आप इसको समझ लेना कि जीएसटी के प्रावधान कहाँ दे रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी परिषद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित की गई है? तो अभी मैंने बता दिया, जीएसटी जो काउंसिल है, जो जीएसटी काउंसिल है, इसके बारे में दे रखा है प्रोविज़न 279A में। तो आर्टिकल 279A में दे रखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियरली अच्छे से मैं समझा दूंगा और एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा टैक्सेशन लॉ से। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 101वां अमेंडमेंट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है केंद्र मंत्री यानी कि केंद्र का वित्त मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, राज्यों का वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री, और राज्यों के 28 वित्त मंत्री होते हैं। फिर 3 केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं, जिसमें दिल्ली आ गया, आपके पांडुचेरी हो गया और जम्मू और कश्मीर हो गया, जहां विधानसभा के वोट करवाए जाते हैं। जहां विधानसभा के वोट नहीं होते हैं वो काउंट नहीं किए गए, बाकी काउंट है। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपके 33 जो मेंबर बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वही वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? तो होगा आपके क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार से कितने सदस्य होते हैं? तो हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द जीएसटी काउंसिल? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 मेंबर होते हैं, एक केंद्रीय वित्त मंत्री, एक राज्यों का वित्त मंत्री, मतलब वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी काउंसिल में राज्यों के कितने मंत्री होते हैं, मंत्री सदस्य होते हैं? तो राज्यों से 28 आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य होते हैं? मैं अभी आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊँगा। जीएसटी थोड़ा आपको इजी लगेगा क्योंकि ये इसके कॉन्सेप्ट तो है ना, अभी भी जीएसटी में कुछ चेंज हुआ है, वो भी मैं लेकर के आया हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, जीएसटी थोड़ा समझ में जल्दी आ जाता है। जीएसटी काउंसिल में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं। स्टेट के केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी याद रखना आप, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे पहला आयकर अधिनियम, ये देखो इनकम टैक्स का सवाल आ गया है। भारत में सबसे पहला आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक ऐसा कर होता है जो प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है, जो सीधे ही किसी व्यक्ति की आय, किसी फर्म की आय, किसी कंपनी की आय, किसी HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आय पर इम्पोज किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। तो ये जो टैक्स होता है, जो कमाता है वो देता है, अपनी जेब से जाता हुआ दिखता है ये पैसा, इनकम टैक्स सरकार को डायरेक्ट दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट हिट करता है। ये बात आपको समझनी होगी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट हिट करता है। और ये पहली बार लाया गया था 1860 में, 1860 में लाया गया था। लाने वाले कौन थे वो भी मैं बता देता हूँ, सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन कौन थे? ये ब्रिटिश इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्यों हुआ था ये, क्यों लाया गया था? हमको पता है कि हमने पढ़ा है 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी भारत को आज़ाद कराने की। तो 1857 की क्रांति असफल हो गई थी और भारत सरकार ने ये लोगों से लगान ज़्यादा लेने के लिए, लगान तो पहले ये टैक्स को लगान नहीं कहते थे हम पहले, तो लोगों को, भारतीय जनता को या आंदोलनों को दबाने के लिए उन पर टैक्स के रूप में एक नया कर, ये एक्ट लेकर के आए थे। तो 1860 में पहला टैक्स लेकर के आए थे, जिसकी डेट फरवरी मंथ में लेकर के आए थे। फरवरी 1860 पहला टैक्स आया था, पहला इनकम टैक्स आया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, याद रखना है, नहीं तो लिख लेना अच्छे से, ठीक है? आपके सवाल गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहला आयकर अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला आयकर अधिनियम, देखो अब लाना अलग बात होती है, पारित करना, इनेक्टमेंट डेट अलग होती है, इन्फोर्समेंट डेट अलग होती है। इनेक्ट हो गया था आपके फरवरी 1860 में, लेकिन ये लाया गया था, इम्पोज मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, यानी कि इन्फोर्स किया गया था जुलाई 1860 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, नहीं याद होती तो लिख लेना, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ से सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बेरेट से तो आ जाएंगे ना सवाल, तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, जहाँ से पूछा है बेरेट के इंडेक्स देख के आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से जब सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं, तब हमारे दिक्कत है, तब हमारे नंबर कटते हैं। भारत में आयकर प्रणाली के जनक, फादर ऑफ इनकम टैक्स कौन माने जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने बताया सर जेम्स विल्सन। कौन थे? ब्रिटिश इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान आयकर अधिनियम यानी कि प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट भारत में कब प्रभावी हुआ है? तो वर्तमान में चल कौन सा रहा है? वर्तमान में इनकम टैक्स चल रहा है 1961 वाला, आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है। ये एक्ट अब तो देखो लास्ट स्टेज पे है, इसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। नया एक्ट आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया आ रहा है, अब ये ख़त्म हो जाएगा वैसे ही, ठीक है? तो ये अब लास्ट स्टेज में है, और इससे पहले भी बहुत टैक्सेस जो है वो आए थे इंडिया में, जो बारी बारी करके मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपके बेरेट में मिल जाएंगे। पहला आया था 1860 में, उसके बाद आया था 1869 में, फिर 1886 में, फिर 1918 में, फिर 1922 में, और उसके बाद में 1961 में जो आया वो अभी तक चल रहा है। और अब जो है वो 2025 में इससे भी समाप्त कर दिया जाएगा,
और 2026 से नया एक्ट आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये नया एक्ट लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। हम पढ़ेंगे क्या होता है असेसमेंट ईयर, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसी वीडियो में पूरी डिटेल मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1962, यानी कि अप्रैल 1962 को इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुल कितने अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर कितने हैं? तो इसमें चैप्टर हैं 23। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुल कितने शेड्यूल हैं, अनुसूची कितनी है? तो 14 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सीधे बेरेट से पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आपको बेरेट में मिल जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 298 है। ये मिस टाइप हो गया है, तो इसमें आपको एक भी ऑप्शन सही नहीं मिलेगा। 248 है ना, उसकी जगह 298 कर लेना। 298 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आयकर अधिनियम के अनुसार प्रीवियस ईयर क्या होता है? देखो, जब भी इनकम टैक्स पढ़ते हैं हम 2 साल को, 2 ईयर्स को अच्छे से, 2 टर्म्स को अच्छे से पढ़ते हैं, एक प्रीवियस ईयर को, एक असेसमेंट ईयर को। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया कि जैसे अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। प्रीवियस ईयर में हमेशा पैसा कमाया जाता है और असेसमेंट ईयर में टैक्स की कैलकुलेशन होती है और टैक्स पे किया जाता है। तो फिर जो ये जो अप्रैल 2025 से 2026 है, ये क्या 31 मार्च 2026 है, ये प्रीवियस ईयर है। और 2026 जो होगा अप्रैल 2026 से मार्च 2027, ये हो जाएगा अपना असेसमेंट ईयर। तो जिस साल हम इतनी ज़्यादा, अगर आपको तकनीकी भाषा में नहीं जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम अर्निंग करते हैं और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। बस इतना आप ध्यान रखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की गई हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, असेसमेंट ईयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैक्स कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, टैक्स कलेक्शन के लिए किया जाता है। जिस साल हमने पैसे कमाए अगले साल हम उस पर पैसा देंगे। तो इस साल जैसे ये चल रहा है ना, तो ये साल हम पैसा कमाएंगे और उसके अगले साल हम टैक्स पे करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन होगी, तो उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर में टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स कैलकुलेशन होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स 1962 में मुख्य अंतर क्या है? देखो, लॉ में और एक्ट में बहुत अंतर होता है। लॉ और एक्ट बहुत अलग अलग होते हैं, उसको हम एक नहीं कह सकते हैं। लॉ का मतलब अलग होता है, टैक्स का मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। लॉ का मतलब होता है लॉ के अंदर एक्ट भी आते हैं, रूल्स भी आते हैं, नोटिफिकेशंस भी आते हैं और सर्कुलर भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस भी आते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो ये सारे आते हैं। लॉ हमें बताता है, लॉ के अंदर एक्ट आएंगे, रूल्स आएंगे, कोर्ट जजमेंट आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, सर्कुलेशंस आएंगे, एक्सप्लेनेशन आएंगे, ये सारे लॉ के अंदर आते हैं। तो लॉ बहुत वाइड टर्म्स है, हम लॉ को पढ़ते हैं जनरली। एक्ट बहुत छोटा शब्द है। एक्ट जो होता है उसका जो हम क्या कहते हैं, ये एक छोटा पैमाना होता है। तो एक्ट में क्या होता है, एक्ट हमको बताता है व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, व्हाट टू डू ये बताया जाता है। और रूल्स हमें बताते हैं हाउ टू डू, कैसे किया जाएगा। ठीक है, और फिर कोर्ट के जजमेंट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब होता है ईयर के बीच में, साल के बीच में कोई बदलाव करना हो तो हम नोटिफिकेशन के जरिए करते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का मतलब होता है नोटिस होता है जो एक डिपार्टमेंट में ही काम कैसे करना है वो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अधिकारियों को भेजता रहता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि कोई टर्म्स जो है वो डायरेक्ट में समझ में नहीं आ रही है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है अलग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर मीनिंग, उसको दिया जाता है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए। एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, कोर्ट जजमेंट क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के साइटेशन होते हैं और
सर्कुलर क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं। तो एक्ट बताता है क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे करना है। दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है, रूल्स पहले आए एक्ट बाद में। तो ये मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो रूल्स पहले आते हैं फिर एक्ट बनते हैं। क्या ये बात सही है? एक्ट बताता है क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे करना है, दोनों एक जैसे। अब इसमें सी ऑप्शन में ए और बी दोनों होने चाहिए थे, थोड़ा मिसटाइप हो गया, लेकिन आप सी ऑप्शन पर जाना। सी ऑप्शन में मैंने मिसटाइप कर लिए, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा ए और बी दोनों सही, तो ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तिथि से लागू होने का प्रस्ताव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अभी नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, ये लास्ट है, अब खत्म हो जाएगा। अगली बार जो एआईबी का एग्जाम देंगे उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना पड़ेगा। 1961 तो आपके लिए ही है, ठीक है। अब ये लास्ट है, आपका बैच जो है वो 1961 पढ़ेगा। तो 1961 का जो एक्ट है वो तो अब गया, अब तो ये लास्ट ही है, इसके बाद आ जाएगा 2025 वाला। तो 2025 वाला कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अब पर्सन जो शब्द है, पर्सन शब्द व्यक्ति शब्द में शामिल है। व्यक्ति शब्द में क्या क्या शामिल है? देखो टोटल 7 तरह की कैटेगरी होती है, 7 अलग अलग कैटेगरी में टैक्स इम्पोज किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। इनकम टैक्स में पर्सन शब्द की डेफिनेशन बहुत वाइड है, ये भी आपको समझनी होगी। पर्सन में इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल, उसके बाद में आ जाएगा एचयूएफ, कंपनी, ये तीनों आ जाएंगे। इंडिविजुअल ओनली नहीं आता है, फर्म ओनली नहीं आता है, और नन ऑफ दिस इसका तो आंसर होगा ही नहीं। ये तो डी तो है ही नहीं, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए। तो मैं आपको पर्सन में बता देता हूँ 7 कैटेगरी। पहले होगी इंडिविजुअल, उसके बाद में होगा एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा होगा पार्टनरशिप फर्म, चौथा होगा एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है व्यक्तियों का ऐसा समूह, ठीक है, जिस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हो सकते हैं 2 पर्सन हो सकते हैं साथ में, इंडिविजुअल एचयूएफ मिलकर बिजनेस करें, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल मिलकर बिजनेस करें, तो इसको बीओआई और एओपी कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बस आपको समझने की कोशिश करनी होगी, इतना डीप में जाकर के नहीं पढ़ना है, आपके बैरेक्ट में मिल जाएंगे ये सवाल, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि पर्सन में कितनी कैटेगरी आती है। पर्सन को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, ये भी ध्यान रखना है। तो इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, फिर पार्टनरशिप फर्म आएगी, एओपी और बीओआई आएगा, कंपनी आएगी, लोकल अथॉरिटी आती है, उसके बाद में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आते हैं, यानी कि इंसान से लेकर के भगवान तक सभी आते हैं, ठीक है, सब पे टैक्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी इन में जीएसटी नंबर होता है ये एक तरह का, तो इसमें क्या क्या होता है, कितने नंबर होते हैं मैं आपको बता दूँ। इसमें टोटल 15 नंबर होते हैं। जीएसटी नंबर जो होता है इसमें 15 नंबर होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी के पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? देखो अब जीएसटी नंबर जो पढ़ रहे हैं ना, तो 15 अंकों के नंबर में पहले 2 अंक जो होते हैं वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, और जो बाकी के जो नंबर होते हैं 10 नंबर जो होते हैं बीच के, वो वाले बताते हैं पैन कार्ड नंबर, आपके जो पैन कार्ड के नंबर होते हैं वो बताते हैं, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो आपके जीएसटी अपने आप जनरेट करता है, यूनिक नंबर, आपके जीएसटी के यूनिक नंबर होते हैं जो आपके लिए जनरेट किए जाते हैं। तो आपको पूछा जाए कि 2 आगे के स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं जो अंक होते हैं वो, और जो 10 अंक होते हैं बीच वाले वो पैन कार्ड के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के दायरे से बाहर? हाँ, कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर भी रखा गया है, जीएसटी के भीतर लाया भी नहीं गया है। पेट्रोल हो गई, आपके वाइन हो गया, गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये जो है वो आपके पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर है। आप देख लो अलग अलग स्टेट में पेट्रोल की अलग अलग रेट है। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है? 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, यही होता है।
वन नेशन वन टैक्स का मतलब वो एक ही देश में एक ही टैक्स लगेगा, लेकिन पेट्रोल तो कहाँ, राज्य अलग अलग, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, गुजरात में अलग है, सब जगह अलग अलग रेट है। तो पेट्रोल और वाइन की रेट अलग अलग होती है। तो ये जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तो अगर पूछ लें, ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ में आपको वाइन भी ध्यान में रखना है, गैसेज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? प्रॉपर्टी टैक्स। देखो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स में पहले 3 तरह के टैक्स होते थे। एक होता था इनकम टैक्स, एक होता था गिफ्ट टैक्स, एक होता था वेल्थ टैक्स, आयकर, और एक होता था, इसको कहते हैं उपहार कर, और एक होता था हमारे धन कर। ये 3 तरह के कर होते, टैक्सेज होते थे। हिंदी में थोड़ा अलग है, लेकिन इंग्लिश में बताओ तो आपके इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। अब क्या हो गया, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को हटा दिया, रिपील कर दिया इसको, इनके प्रोविजन को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया है आपके इनकम टैक्स एक्ट के साथ में। तो अभी इनके जो प्रोविजन है, हालांकि अभी भी है, लेकिन ये इनकम टैक्स के साथ में है, इनकॉर्पोरेटेड किया गया है इनको, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, तो पूछा क्या गया था, किसको अप्रत्यक्ष कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा, जीएसटी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? देखो जीएसटी तो नहीं है, कस्टम ड्यूटी भी नहीं है, एक्साइज भी नहीं है। अब और एक बात यहाँ से ये भी समझ में आती है, जीएसटी बना 17 कानूनों को मिला करके, ये भी बात ध्यान रखनी है, 17 कानूनों को मिलाया तब जा करके जीएसटी बना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जीएसटी आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, और पूछा है प्रत्यक्ष कर, तो इनकम टैक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो इनकम टैक्स, आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, बाकी सारे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे जो है वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट से टैक्स जो होते हैं सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। तो टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है सर? टैक्स की भी डेफिनेशन बता दो। टैक्स का मतलब होता है एक अनिवार्य शुल्क जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की आय और वस्तु सेवाओं पर लगाया जाता है। कौन लगाता है? सरकार लगाती है। क्यों जरूरत पड़ती है सरकार को? भाई सरकार को इसलिए जरूरत पड़ती है कि सरकार को देश चलाना होता है। सरकारें स्कूल चलाती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट सड़कें बनाती है और बहुत से कल्याणकारी कार्य करती है। तो आपके ये कह सकता हूँ कि आय की समानता के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। अगर टैक्स नहीं लगाएगी तो देश का बंटाधार हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है टैक्स लगाना। अब हम बताते हैं कि जीएसटी में क्या क्या है। जीएसटी के बारे में कुछ बातें जो है वो आपको बता देते हैं कि ये जीएसटी जो है वो 17 इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल करके बनाया गया था। इससे पहले बहुत से टैक्स थे जो चल रहे थे इंडिया में। सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, वेट बहुत फेमस था। तो अब सबको मिला करके ऐसे करके कुछ 17 कानून थे, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सबको हटा दिया। अब वर्तमान में अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष करों में सिर्फ जीएसटी को पढ़ा जाता है और कस्टम लॉ को पढ़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब कुछ और सवाल है, स्पेशल सवाल है जो हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, ताकि हमारा इनकम टैक्स, जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन लॉ जो है उसमें से हमारे एक भी नंबर एआईबी में ना कटे, कटने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से कवर करना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जो भी पढ़ाया जा रहा है पूरे ऑथेंटिक सोर्स के साथ में पढ़ाया जाता है और आपके कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करवाता हूँ, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट टैक्स है। भारत में आयकर डायरेक्ट टैक्स है। कब आया था पहली बार? 1860 में आया था। कौन लेकर के आए थे? सर जेम्स विल्सन लेकर के आए थे। बस इतना याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? डेट आपको ध्यान में रखनी है, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आयकर अधिनियम के तहत लगाया जाता है, आयकर किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है? तो आयकर जो है वो आयकर अधिनियम 1961 यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लगाया जाता है। ये बस अब लास्ट है, इसके बाद ये भी हट जाएगा, ये कानून भी निरस्त हो जाएगा और इसकी जगह पर नया एक्ट आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 यानी कि 2025 का नया कानून आएगा और वो इसे रिप्लेस कर देगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। पर कब? 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अभी तो चल रहा है, अभी तो वर्तमान में यही चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी को भारत में किस प्रकार का कर माना जाता है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, जो कमाता है उस वो भी पे करता है, जो नहीं कमाता है वो भी पे करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मान लो एक व्यक्ति है जो किसी शॉप पे जाता है और ब्रेड के पैकेट को खरीदता है। दुकानदार कहता है ब्रेड का पैकेट जो है वो 20 रुपये का है, ठीक है, और उस पर जीएसटी लगा हुआ आता है, क्योंकि जो एमआरपी होती है उसमें जीएसटी टैक्स जो होता है वो इंक्लूसिव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप गाड़ी से उतर के ब्रेड लेने जाते हो तब भी 20 रुपये का है, एक भिखारी आकर के ले रहा है तब भी 20 रुपये का ही है। यानी कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो और भिखारी जो टैक्स पे कर रहा है दोनों ही बराबर है, तो आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो जीएसटी ऐसा ही है, बस किसी भी गुड्स पे या सर्विसेज पे लगाया जाता है इनडायरेक्ट वे में, ताकि पता ही नहीं चले कि आपने कितना टैक्स दिया। बचपन से लेकर के अब तक कितना ही टैक्स दिया होगा आपको पता ही नहीं है, रोज दे रहे हो डेली बेसिस पे। जितना कंजम्पशन कर रहे हो, जितनी सर्विस ले रहे हो, ठीक है, जितना कंजम्पशन कर रहे हो, जितने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हो, आप एवरी डे इनडायरेक्ट वे में टैक्स सरकार को दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसका बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ इनके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर। तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति अपने से दूसरे व्यक्ति पर टैक्स का बर्डन जो है वो आगे शिफ्ट करता है। जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, उसने टैक्स दिया तो वो अपना टैक्स निकालेगा होलसेलर से, होलसेलर वो अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो रिटेलर से लेगा, रिटेलर किसे लेगा? अल्टीमेट लेकर के कंज्यूमर से लेगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही जीएसटी पे करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जीएसटी बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर कराया है। जरूरी नहीं है कि कोई अप्रत्यक्ष कर जिसके ऊपर लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है, वही अपनी जेब से सरकार को दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी इसकी भरपाई से करवाई जाती है, इसको इम्पोज बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट वे में हिट करता है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ये स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और हमारे सवाल गलत नहीं होंगे। कौन सा कर राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा लगाया जाता है? विच टैक्स इज लेविड बाई बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये जीएसटी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, आयकर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इनकम टैक्स का डिटर्मिनेशन किस बेस पे किया जाता है? तो इनकम टैक्स लगाया जाएगा किसी व्यक्ति की आय पर। अब व्यक्ति शब्द में 7 लोग आते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्तमान कराधान प्रणाली कौन सी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो आपको पूरा अच्छे से देखना है, बार बार देखना है अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि इस वीडियो में पूरा निचोड़ डाला है मैंने टैक्सेशन का, जीएसटी का, डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, स्लैब की रेट लेकर आऊँगा, सारे अलग से पूरे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डाले हैं। तो अगर आपको इधर उधर का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात, लॉफैक क्लासेस के द्वारा जो ये AIB 20 की प्रिपरेशन कराई जा रही है, निःशुल्क कराई जा रही है, हम किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते हैं और कोई PDF के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं।
ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF उपलब्ध करवाई जाती है, नोट स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, तो हम उनके लिए कोई भी पैसा 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी करवाते हैं और सारी क्लासेस करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट, हम सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे। 2 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा अच्छा तरीके से AIB 20 के लिए तैयार किया जाएगा, पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। तो रेगुलरली क्लासेज आएगी और आपको बस ध्यान से पढ़ना है। हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं, हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। भारत में वर्तमान कराधान प्रणाली कौन सी प्रणाली है? तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। इनकम टैक्स, जब आप पढ़ो आयकर की बात करूं तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली है, ठीक है। तो और जब GST की बात करें तो ये प्रतिगामी कर प्रणाली है। दोनों बातें ध्यान रखनी है। आयकर प्रगतिशील, GST प्रतिगामी कर। आयकर इनकम टैक्स प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जो हमारे देश में, कंट्री में आय का जो असमान वितरण है उसको कैसे समान किया जाए, असमानता को कैसे समानता, मतलब जो ये हमारे देश में अनइक्वलिटी है इसको कैसे ठीक किया जाए। तो अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, गरीब लोगों को एक सीमा तक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एक लिमिटेशन तय किया गया है, वहाँ तक कोई लोग पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है। और उससे ज़्यादा कमाते हैं तो फिर टैक्स की स्लैब होती है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम पर देना होता है। अब टैक्स लगता किस पे है ये भी बता देता हूँ, लिख लेना कहीं पे, अगर नोट पेन है आपके पास में, नोटबुक है तो लिख लेना। टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस पे लगता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। ये किसी व्यक्ति पर नहीं लगता, सीधे व्यक्ति पर तो लगता ही है, लेकिन व्यक्ति की आवासीय स्थिति पर लगता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आवासीय स्थिति क्या होती है सर, ये सेक्शन 5 में आपको मिल जाएगा। आप जब आप सेक्शन 5 बेरेक्टा देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये ROR हो सकता है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। सर ये क्या है, इसका तो बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुछ नहीं, आपको ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 जब पढ़ोगे तो पूरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो सवाल पूछा है, प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब होता है ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लें और जो टैक्स लिया है वो गरीब लोगों के लिए आय की समानता के लिए उसको वहाँ लगा ले। बस ये होता है प्रगतिशील टैक्स सिस्टम, ठीक है। ये एक बार के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाताओं की कुल आय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? सर तो ये भी बता दो कि जो कमाता है वो टैक्स देता है आयकर के तहत। ये बात तय बात है, ये फिक्स है कि आयकर में जो है वो जो कमाएगा वही टैक्स देगा। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। तो कैसे किसी व्यक्ति की आय कितने प्रकार से अर्जित की जा सकती है? टोटल 5 ही तरीके बताए हैं आयकर में, टोटल 5 तरीके, यानी कि हेड्स ऑफ इनकम 5 है टोटल। सैलरी, वेतन से आय हो सकती है, या तो दूसरा मकान संपत्ति से आय, यानी कि मकान संपत्ति आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा है तो एक एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी पर तो आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। किराया आपको आएगा तो किराए पर टैक्स देना होगा। तीसरा, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स पे करना होगा, आप किसी प्रोफेशन में हो तो टैक्स देना होगा, ठीक है। तो 3 हेड तो ये हो गए, वेतन, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस, ये हो गया। फिर चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन क्या होता है? किसी भी प्रॉपर्टी को, या शॉर्ट टर्म वाली हो लॉन्ग टर्म वाली हो, अगर आप कोई संपत्ति बेचते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी असेट को बेचते हो और असेट से आपको फायदा होता है, ठीक है, बेनिफिट होता है, तो वो बेनिफिट पर भी टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली और बेची तो उसको टैक्स नहीं, उस पर भी टैक्स लगता है और वो हेड होता है कैपिटल गेन हेड। फिर उसके बाद सर कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो इलीगल होती है, बिल्कुल मैं कहता हूँ ये सट्टेबाजी वाली इनकम थी, ड्रीम 11 हो गया, बाकी बहुत सारे ऐप होते हैं, कोई लॉटरी की हो गई, ठीक है। तो जितने भी ये इनामी रकमें हो गई, ठीक है, लॉटरी, इनाम की रकम वगैरह, ये जो होती है वो अदर सोर्सेज में आती है, जुआ खेल के कमा लिया, तो ये सारी जो है अदर सोर्सेज में रखी गई है। इसका मतलब आप कुछ भी कमाओ, लीगली इलीगली, इनकम टैक्स तो लगेगा भैया, ये बात ध्यान रखना आपको।
ठीक है, इनकम टैक्स लगता है। और अगर अदर सोर्सेज में गए तो सीधा 30% लगता है, यानी कि 30% सीधा ही टैक्स काट लेगी सरकार। बाकी के लिए तो अलग प्रोविजन है, लेकिन अगर अदर सोर्सेज में आ गया ना 5वें ऐड में, तो सीधा ही 30% कट जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी टैक्स के दायरे में रखा गया है। तो 5 तरीके से ही किसी व्यक्ति को आय अर्जित होती है, आय प्राप्त होती है। एक वेतन से, सैलरी से, दूसरा मकान संपत्ति से, तीसरी आपके प्रोफेशन या बिजनेस से, चौथा कैपिटल गेन से, संपत्ति को बेच के खरीद के। ठीक है, और उसके बाद में 5वां अन्य स्रोतों से, यानी कि लॉटरी से, जुए से, या फिर किसी ये जो इनामी रकम होती है, ये सारी अदर सोर्सेज में आ जाएगी। ठीक है, सबको टैक्स के दायरे में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वित्तीय वर्ष किस अवधि के लिए होता है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि। ठीक है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को पूरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है सर? 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये आपका कैलेंडर ईयर। ठीक है, और 1 जुलाई से 31 मार्च भी होता है, वो फर्स्ट ईयर्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लेकिन अपनी ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है। फसल से याद आ गया, ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का मुख्य कार्य क्या है? सीबीडीटी का मुख्य कार्य ये बनाया गया है सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स के लिए बनाया गया है, तो प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? तो लास्ट डेट है आपके 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। वैसे तो अलग अलग प्रोविजन, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन भी दे रखे हैं, डिले फीस भी होती है कई प्रकार की, तो ये नहीं जानना है हमको, तो सीधा जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? जीएसटी 4 प्रकार से विभाजित है, 4 तरह का है, यानी कि आपका एक तो एचजीएसटी हो गया, सॉरी सीजीएसटी हो गया, सेंट्रल जीएसटी, एचजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया। तो सर 4 तरीके से अलग अलग क्या क्या होते हैं? एचजीएसटी यानी सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल का जीएसटी, स्टेट का मतलब होता है स्टेट का, एस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का जीएसटी, ये अलग होता है। यदि किसी एक ही राज्य के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो होता है एचजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, जैसे मान लो कोई मोबाइल खरीदा या बेचा गया या खरीदा गया, तो उस पर लगा जीएसटी 18%, ठीक है 18%, तो उसमें से 9% लेगा सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी लग जाएगा, और 9% जो है वो 9% लग जाएगा एचजीएसटी। तो दोनों बांट के ले लेंगे, 9% सेंट्रल ले लेगा और 9% स्टेट ले लेगा। तो ये था एक ही राज्य के भीतर जब हो रहा है तब। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यूटी जीएसटी पे। सर यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो भी तो है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर खरीद बिक्री हो रही है तो वहाँ पर जो जीएसटी लगेगा तो उसका एक भाग तो सेंट्रल ले लेगी और एक भाग यूनियन टेरिटरी को दे देगी। ठीक है, ये आपका हो गया यूटी जीएसटी। फिर आपका आता है सीजीएसटी हो गया, एचजीएसटी हो गया, यूटी जीएसटी हो गया। अब आता है आईजीएसटी। सर आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी का मतलब होता है कि एक ऐसा टैक्स, ठीक है, जो हम लगा रहे हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेज रहे हैं और वहाँ बिक्री हो रहा है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है, वहाँ बिक्री होता है, तो इसका मतलब होता है कि जिस डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, गंतव्य कर भी कहते हैं इसे, तो जिस राज्य में बेचा जाएगा माल उस राज्य को इसमें एक भाग तो ले लेगा सेंट्रल और दूसरा लेगा जिस राज्य में बेचा गया है, जहाँ माल बिका है वहाँ उस राज्य को जीएसटी मिलेगा। तो सर जिसने बनाया है, जिसने भेजा है वहाँ उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलता है। जिसने बेचा है, जिस स्टेट ने बेचा है उसको मिलेगा, एक भाग तो सेंट्रल लेगी, दूसरा भाग उसको दे देगी जिस राज्य ने जो टैक्स है जहाँ बिका है, गंतव्य कर कहते हैं उसको, डेस्टिनेशन टैक्स कहते हैं। तो उसको क्या मिला? जिसने बनाया उसको मिल गया ना, उसको रोज़गार मिल गए, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल गई, तो उस स्टेट को तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो आपको चारों कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। 4 तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एचजीएसटी,
ठीक, उसके बाद में UT-GST पढ़ा हमने, उसके बाद में IGST पढ़ा। IGST जब भी आप फॉर्मेट देखोगे तो उसमें डिवाइडेशन नहीं होता है कि कितना किसको दिया, कितना किसको नहीं दिया, ठीक है, तो ये होता ही नहीं है, उसमें सीधी रेट होती है, मोबाइल लिया 18% IGST, बस इतना लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमने प्रकार पढ़े हैं, SGST, CGST और UT-GST, उसमें साफ साफ लिखा होता है, जब बिल होता है तो बिल में लिखा होता है 18% लगा, 9% सरकार को केंद्र को गया, 9% राज्य को गया, 9% सेंट्रल को गया और 9% यूनियन टेरिटरी को गया UT-GST में। ये सारा लिखा हुआ होता है, लेकिन IGST में लिखा हुआ नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नई कर व्यवस्था चुनने के लिए किस प्रकार का फॉर्म भरना आवश्यक है? तो उसके लिए फॉर्म भरना होगा आपको फॉर्म नंबर 10 IEA, ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आयकर के लिए मूल्यांकन वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है, असेसमेंट से याद आया असेसी। देखो, जो व्यक्ति आयकर देता है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में थोड़ा अलग बोला जाता है, उसको बोलते हैं असेसी। जो टैक्स पे करता है उसको हम कहते हैं असेसी, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? पहले प्रीवियस ईयर को समझ लो, वो ईयर जिसमें पैसा कमाया जाता है, आय अर्जित की जाती है, और वो साल जिसमें हम टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स पे करते हैं। तो जिस साल में टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और टैक्स पे करेंगे उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। वह वर्ष जिसमें आय का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आयकर का एक प्रत्यक्ष कर है? आयकर का एक प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर में आयकर ही आएगा फिर। ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा अलग टाइप से बन गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब प्रत्यक्ष कर का पूछा होगा, प्रत्यक्ष कर आयकर होता है, GST नहीं होता, कस्टम नहीं होता, एक्साइज नहीं होता, तो इनकम टैक्स होता है, तो प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, GST को किस वर्ष लागू किया गया? ये तो बार बार आ गया, 2017 में लागू किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान कर व्यवस्था में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा कितनी है? कितना? व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबोव इन द करंट टैक्स रिजिम? ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी वर्तमान की बात करूं मैं, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, अब मैं इसकी बात करूं, फाइनेंस एक्ट क्या होता है? यही जो आपको बजट आता है, अभी आया था फरवरी में, तो ये जो फाइनेंस एक्ट आया 2025, इस फाइनेंस एक्ट में ये एज लिमिट वाले जो थे, इनकी जो इसका एग्जाम्पशन था, लिमिट थी, इसको बढ़ा दी, अब 4 लाख है। इससे पहले जो 19 वाले एग्जाम थे उनमें 3 लाख थी, 19 वाले जो एग्जाम दे करके गए हैं उनके लिए 3 लाख थी। अभी जो आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपके लिए 4 लाख है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कराधान कानूनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए कौन सा प्राधिकरण है? तो कराधान कानूनों के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो प्रत्यक्ष कर के लिए बनाया गया है CBDT। और ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से ये था कि भारत में आयकर कानूनों से, कराधान कानूनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विच अथॉरिटी सेटल्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू टैक्सेशन लॉ इन इंडिया? आयकर अपीलीय अधिकरण, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, GST के तहत मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो वैल्यू एडेड टैक्स, वेट यानी कि वेट जो था वो एक इनडायरेक्ट टैक्स था, अप्रत्यक्ष कर था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था में 15 लाख से अधिक की आय पर लागू कर दर क्या है? 15 लाख से अधिक नई कर व्यवस्था जो अभी है वर्तमान में, तो व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर इनकम अबव 15 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजिम? तो इसके लिए फिर 30% है, तो ऑप्शन बी इसका
करेक्ट। 15 लाख से जैसे ही ऊपर गए 30% लग जाएगा। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आयकर अधिनियम 1961 में टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ जिस सोर्स से पैसा आ रहा है ना, वहीं पर एडवांस में टैक्स काट लो, फिर उसको बोल दो कि वो आपको रिलीफ मिल जाएगी उसकी। तो जैसे ही रिलीफ मांगने के लिए आएगा, पता चल जाएगा कितने % टैक्स काटा था, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है टीडीएस का। तो जहाँ टीडीएस कटता है, सरकार को पहले ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की आय कितनी होगी। जब रिलीफ लेने जाएगा ना, एग्जाम्पशन लेने जब जाएगा, तब मज़ा आ जाएगा, तब सरकार टैक्स ले लेगी उससे। ठीक है, तो ये होता है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म आपको पूछा है, इतना डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में इतना सवाल आते नहीं है वैसे एआईबी में। ये वैसे कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट होता है और सीए में पढ़ा जाता है। अपने लॉ में भी है टैक्सेशन लॉ, टैक्सेशन पूरा अलग कानून है। तो उतना डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ना है, एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? ये वापस पूछ लिया, 31 जुलाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस प्रकार की आय पर कर नहीं लगाया जाता है? तो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेस किस लिए लगाया जाता है? सेस लगाया जाता है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाना, यानी कि कोई वेलफेयर के कार्य के लिए, जो पब्लिक के लिए वेलफेयर करना है, वेलफेयर स्कीम लेके आना है, तो वेलफेयर जनता के लिए कोई वेलफेयर करना है, जन कल्याणकारी कार्य करने हैं, तो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए सेस लगाया जाता है। राइजिंग फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हमेशा सेस को ध्यान रखना, सेस को हमेशा ध्यान रखना, लिंक करके रखना वेलफेयर से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? ये पूछ लिया। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ क्या है? जीएसटी में ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स का मतलब होता है जैसे मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, उस पर मैंने 10% का जीएसटी दिया, तो मेरे कितने में पड़ा? 110 में, तो मैंने पे किया। अब मैं आगे बेच रहा हूँ प्रॉफिट ऐड करके, मान लो 150 में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो 150 पे जब बेचूंगा तो वहाँ भी टैक्स ऐड होगा 10% से, तो 150 में 15 ऐड हो गए, तो हो गए 165। तो 165 रुपीज़ जो है वो फाइनल रेट हो गई, आउटपुट टैक्स हो गया। तो आउटपुट जो बेचा गया उस पर जो टैक्स लगा है वो है 15 रुपये का, इनपुट मैंने दे दिया 10 रुपये का, तो आउटपुट में से इनपुट को घटा लो तो आपको मिल जाएगी टैक्स क्रेडिट। तो मैंने जब बेचा तब मैंने 15 रुपये पे किया, जब मैंने खरीदा था तब मैंने 10 रुपये पे किया, तो मैं 2 बार पे क्यों करूं? एक बार मैंने 10 रुपये पे कर लिया है ना, तो एक बार जब अब ले रहा हूं 15 रुपये, तो 15 रुपये में से 10 रुपये लेस करके 5 रुपये की क्रेडिट ले लूँगा, ठीक है, बाकी के सरकार के पास में। तो माल और सेवाओं पर पहले से चुकाए गए कर का क्रेडिट होता है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एडवांस टैक्स का भुगतान कब किया जाता है? एडवांस टैक्स का मतलब ये समझ लो कि जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी के दरमियान को टैक्स लिया जाता है, तो फिर ये वित्तीय वर्ष के दौरान अगर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी के दरमियान अगर टैक्स ले लिया गया है तो इसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कर का अप्रत्यक्ष रूप है? अप्रत्यक्ष कर जो है वो कौन सा है? तो ये आयकर तो नहीं है, जीएसटी है, धनकर, उपार कर नहीं है, जीएसटी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आयकर अधिनियम 1961 के तहत सुपर सीनियर सिटीजन की आयु सीमा क्या है? देखो, सुपर सीनियर सिटीजन की आयु सीमा जो है वो 80 ईयर्स है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? संविधान संशोधन 101वां, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आयकर अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है?
वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को पूरा होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जीएसटी की अवधारणा भारत में सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? जीएसटी को पहली बार लागू किया था असम ने, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जीएसटी के तहत राजस्व न्यूट्रल रेट का क्या मतलब होता है? तो ऐसी दर होती है, रेवेन्यू न्यूट्रल दर ऐसी एक रेट होती है जो राजस्व को न्यूट्रल रखती है, यानी कि स्थिर रखती है, कांस्टेंट रखती है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो ऐसा कर दर जो सरकार के राजस्व को स्थिर रखती है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक व्यक्ति को निवासी के रूप में कब वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि ये भी ज़रूरी है। टैक्स लगता है इंडिविजुअल पर, एचयूएफ पर, पार्टनरशिप फर्म पर, एओपी पर, बीओआई पर और लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी पर। तो ये सारे जो हैं वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, इन सब पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इन सब की रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे करेंगे, यानी कि आवासीय स्थिति के आधार पर करेंगे। हिंदी में कहूँ तो आवासीय स्थिति के आधार पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। पहले ये पता करते हैं कि वो साधारण निवासी है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या असाधारण निवासी है, या अनिवासी है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहा है, 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रहा है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि वो एक साधारण निवासी है। साथ में उसने 2 और कंडीशन फुलफिल की हो कि जो ये 182 दिन है भारत में कम से कम रहा है, इसके लिए ये 2 शर्तें और पूरी करनी होगी कि मतलब 10 सालों में कम से कम ये 2 बार बेसिक कंडीशन 182 दिन भारत में रहा हूँ, ये कंडीशन पूरी करता हूँ। उसके बाद 7 सालों में कम से कम, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7 साल जो है उसमें कम से कम रहना पड़ेगा 730 दिन इंडिया में, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों जब कंडीशन पूरी हो जाती है तब जाकर, इतने डीप में जाकर के सवाल नहीं पूछना, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें तो अपने आंसर गलत नहीं होने चाहिए, अपने आंसर आने चाहिए सही, ठीक है। तो निवासी की स्थिति में हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। 182 दिन या उससे ज़्यादा, ये इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत मुक्त आपूर्ति यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एन एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर जीएसटी? तो एग्जेम्प्ट होता है आपके ऐसे सर्टेन वैक्सीन होते हैं कुछ जो आपके जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। ह्यूमन ब्लड हो गया, जो हम ब्लड बैंक में ब्लड किसी को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिकल सर्विसेज होती है सर्टेन, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होती हैं, जो जीएसटी नहीं लगती उन पे। तो ऑप्शन बी इसका पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, लग्जरी सामान पे लगता है, आयातित वस्त्र यानी कि इंपोर्टेड फैब्रिक्स पर लगता है, इन सब पे लगता है, लेकिन चिकित्सा सेवाओं पर जो कुछ चयनित है उन पे नहीं लगता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम का लाभ किसे मिलता है? कंपोजिशन स्कीम का मतलब होता है ये छोटे व्यवसायी के लिए होता है। अब कंपोजिशन स्कीम आई गई है तो यहाँ एक और नया कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। जीएसटी का रिटर्न आपको महीने में भरना होता है, हर महीने भरना होता है रिटर्न, ठीक है। और ये महीने में 3 बार भरना होता है, बहुत बढ़िया स्कीम है, महीने में 3 बार भरना होता है। लेकिन जब जिस व्यापारी ने अगर कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, ठीक है, जिसका टर्नओवर कम से कम 1.5 करोड़ का है अगर, और सेवाएं 50 लाख की है या 40 लाख, अलग तरह से मैं बता देता हूँ, तो ये आपको इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यवसायियों के लिए होती है, और जो कि बार बार हर महीने में 3 बार जीएसटी नहीं भर सकते। इनके लिए तो या तो क्वार्टरली पे सबमिट कर ले, यानी कि क्वार्टरली त्रैमासिक रूप से जीएसटी का जो है रिटर्न भर ले, या फिर वार्षिक ईयरली रिटर्न भरें।
तो छोटे व्यवसायियों के लिए होती हैं। बाकी जीएसटी का जो होता है वो मेन रहता है कि महीने में आपको 3 बार रिटर्न भरने होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए किस वर्ष में प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रस्ताव रखा गया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज द डायरेक्ट टैक्स कोड प्रपोज टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम इन इंडिया? 2009 में रखा गया था, अब 2025 में भी, तो 2 बार है आंसर के। 2009 मिले तो भी सही है, 2025 मिले हुए तो भी सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है? 38 में ये है कि जीएसटी के तहत आईजीएसटी किस पर लागू होता है? तो राज्य के भीतर या राज्य के बाहर? राज्य से बाहर अगर आप कोई सामान भेज रहे हो, ठीक है, तो हम आईजीएसटी लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ माल बिकेगा उस राज्य में उस राज्य को टैक्स मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आईजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी का ही एक संयोग है, कॉम्बिनेशन है। इसे डेस्टिनेशन टैक्स जीएसटी या गंतव्य जीएसटी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, अब ये भी बात कि टैक्स कौन देगा, जीएसटी कौन देगा? जीएसटी वो व्यक्ति देगा जिसकी इनकम 20 लाख, जिसका टर्नओवर 20 लाख हो रहा है, और पहाड़ी क्षेत्र में अगर है तो वहाँ 10 लाख है। ठीक है, इंटर स्टेट अगर कोई, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डाला है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर 1 रुपये का भी व्यापार किया तो जीएसटी देना पड़ेगा, और 1 रुपये का भी ऑनलाइन व्यापार किया तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। ये बात अच्छे से आप कॉन्सेप्ट में समझ लेना। ठीक है, कौन देगा? जिसका टर्नओवर 20 लाख हो गया तो उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा साल में। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय की 5 प्रमुख श्रेणियां में शामिल नहीं है। वेतन से आय बिल्कुल होती है, हाउस प्रॉपर्टी से आय ये भी होती है, व्यावसायिक लाभ ये भी होता है, कृषि आय नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आयकर निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? आयकर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो आयकर इनकम टैक्स डिटरमाइन किया जाता है आय के स्रोत पर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको जीएसटी की कुछ अलग से क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत 0 रेटेड आपूर्ति के अंतर्गत आता है? तो जब हम इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट पर हम हमारा जीएसटी नहीं लगता है। तो निर्यात, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आय संपत्ति से आय के अंतर्गत आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फॉल्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो हाउस प्रॉपर्टी में मकान किराया आता है, दुकान का किराया नहीं आता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं आती है, और डिविडेंड फ्रॉम शेयर नहीं आते हैं। तो रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ही आती है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा मकान है तो एक मकान जो है वो सिर्फ एक मकान ही जो आप जिसमें आप रहते हो वही एग्जेम्प्ट होता है, बाकी सारे मकानों पर आपको टैक्स देना होता है। ये तो प्रोविज़न है। वो अलग बात है, टैक्स की चोरी करते हैं वो सभी बात अलग है, वो मानते हैं वो बात अलग, हमको ये सभी को पता है लगभग। लेकिन प्रोविज़न जो है वो ये कहता है, कायदे से, कानून से ये है कि आपके पास में एक मकान है तो एक से ज़्यादा मकान है तो सिर्फ एक मकान ही एग्जेम्प्ट होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G किसके लिए कर कटौती की अनुमति देती है? तो आयकर में क्या होता है, एक तो डिडक्शन होता है, एक एग्जेम्पशन होता है, और एक होता है आपके डिडक्शन, रिलीफ, डिडक्शन और एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि ऐसी आय जिसको ना तो जोड़ा गया और ना ही घटाया गया, इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट बनती ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्जेम्पशन, जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। फिर डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन को, एग्जेम्पशन तो आ गया आपके सेक्शन 10 में, ये आपको ध्यान में रखना है। डिडक्शन क्या होता है? सेक्शन 80 में डिफाइन कर रखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स डिडक्शन का मतलब होता है कोई इनकम जो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड की गई, फिर उसमें से कुछ पार्ट जो होता है इनकम का वो डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो आपका डिडक्ट किया जाता है इनकम में से ही,
कोई इनकम एडेड होती है उसमें से हटाने पर मिलता है, ठीक है, एडेड इनकम में से हटाने पर मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पूछा गया 80G के बारे में, तो 80G का मतलब होता है कि आपने अगर चैरिटेबल कोई दान या वगैरह किया है, ठीक है, तो धर्मार्थ दान किया है आपने, कोई कंट्रीब्यूशन किया है, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर 80G की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नई कर व्यवस्था किस वित्तीय वर्ष से प्रभावी थी? तो ये नई कर व्यवस्था जो थी ये लागू हुई थी 2020-21 में, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कौन सी धारा लागू होती है? तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, धारा 115BAC, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फॉर्म नंबर 16 किससे संबंधित है? व्हाट इज द फॉर्म 16? तो फॉर्म नंबर 16 का जो मतलब है वो है TDS सर्टिफिकेट, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सर्टिफिकेट, TDS प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कौन सी आयकर मुक्त मानी जाती, टैक्स फ्री मानी जाती है? टैक्स फ्री कौन सी मानी गई है? टैक्स फ्री मानी गई है आपके एग्रीकल्चर इनकम, पेमेंट्स फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, स्कॉलरशिप, अवार्ड, ये सारे जो हैं वो आपके कर मुक्त, यानी कि कर मुक्त टैक्स फ्री इनकम होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाता को कितने स्लैब रेट से, अभी के लिए बात करो, अभी जो चल रहा है ना वर्तमान, अभी जो आप दोगे एग्जाम AIB 20 उसमें बात कर रहा हूँ। अभी आपका प्रीवियस ईयर क्या लग रहा है? ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, ये आपका प्रीवियस ईयर है। फिर असेसमेंट ईयर क्या होगा आपका? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2027, ये आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अभी के लिए आपकी टैक्स की स्लैब रेट कितनी है? 7 तरह की टोटल स्लैब रेट आपके लिए है, मैं लेकर के आया हूँ। 4 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% की रेट से टैक्स लगेगा, 8 लाख से 1 रुपये से 12 लाख तक, 8 लाख 1 रुपये और 12 लाख तक 10% है, 12 लाख 1 रुपये से लेकर के 16 लाख तक 15% है, 16 लाख 1 रुपये से लेकर के 20 लाख तक 20% है, 20 लाख 1 रुपये से लेकर के 24 लाख तक 25% है, और 24 लाख से जैसे ज़्यादा होती है तो 30% की रेट अप्लाई हो जाएगी। ये आपकी टैक्स की स्लैब है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, GST के तहत कितनी प्रकार की दरें लागू होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट आर एप्लीकेबल अंडर GST? जिन्होंने 19 एग्जाम दिया है उनके लिए तो 5 थी, 0, 5, 12, 18, 28, ये ध्यान रखना था, ठीक है। 0% की रेट एक तो अलग होती है, उसको माने 5%, फिर 12%, 18% और 28%, तो ये टोटल 5 तरह की रेट होती थी, जिन्होंने अब जो चेंजेज आया है, अब वर्तमान में 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। 2 स्लैब ही रह गई है अब तो फिलहाल, 5% वाली और 18% वाली, 12 और 28 वाली को हटा दिया है, तो थोड़ी रिलीफ मिली है। तो अब वर्तमान में सिर्फ 2 ही स्लैब हैं, एक 5% वाली और एक 18% वाली, ये आपको ध्यान में रखनी है। 22 सितंबर 2025 से लागू है, डेट भी याद रखनी, 22 सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025, 2 रेट है, 5%, 18%, बाकी की रेटों को स्लैब से हटा दिया है। AIB 20 में सिर्फ 2 ही रेट है GST की, ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन, अगर आप AIB 20 एग्जाम ही दे रहे हो ना, तो 20 एग्जाम के लिए आपके 2 GST स्लैब लागू हो गए। एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपको बताना है 2, और अगर घुमा के पूछ ले, पुराना पूछ ले, इससे पहले वाला 22 सितंबर 2025 से पहले, तो 5 रेट थी, स्लैब थी, 0% वाली, 5% वाली, 12 वाली, 18% और 28%, ये 5 थी। 22 सितंबर के बाद 2 ही स्लैब रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आयकर अधिनियम के अनुसार पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है? पैन कार्ड का सबको पता है, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवा लिए हैं टैक्सेशन के,
हमने इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ा है, हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। अब हमारे ये 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर में हम बेरेक लेकर के जाएंगे, तो 2 सवाल तो हमारे बेरेक से सही हो जाएंगे और 2 नंबर आपके बाकी के इसी पीडीएफ में सॉल्व हो जाएंगे। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और ये जो पीडीएफ वगैरह है ये आपको सारी वहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम जो भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम चैनल भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और पूरा ब्रीफ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आया था। इनकम टैक्स हमने पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ा हमने, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स को पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स में हमने जीएसटी को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। सरकार टैक्स क्यों लगाती है ये भी हमने पढ़ा, कि यदि डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता है तो अमीर और अमीर बनता जाएगा, गरीब और गरीब बनता जाएगा। इसलिए हमारे पूंजीवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स हमेशा ही प्रोग्रेसिव होता है और जीएसटी हमेशा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ही रिग्रेसिव होता है। ये भी हमने अच्छे से पढ़ा आज के वीडियो में। तो जीएसटी से लेकर के इनकम टैक्स तक हमने अच्छे से कवर किया है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास में है। धन्यवाद।